Now this is a requested video about black body radiation. ये आपकी रिक्वेस्ट आई थी कि black body radiation के ऊपर भी वीडियो बना दें, तो इस वजह से this is also very important article. तो what is black body, अगर आपको यही पूछा जाता है कि वो पीछे से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है. जब वो आर्टिकल स्टार्ट होता है कि जब आप उसको किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं, पहले वो वाइट होती है, फिर रेड होती है, फिर येलो रेडिएशन निकलती है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है. हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कि बेसिकली व्हाट इज ब्लैक बॉडी. a body which absorb total 100% of radiation. जितनी रेडिएशन आ रही है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ले. यानी इसका क्या मतलब है? इट इज नॉट अ रिफ्लेक्टर, इट इज परफेक्ट एब्जॉर्बर. सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, रिफ्लेक्ट नहीं किया. और जाहिर बात है जब उसको मैं हीट करूंगी तो क्या होगा, सारी की सारी रेडिएशंस बाहर निकल आएंगी, वो परफेक्ट इमिटर बन जाएगा. राइट, आगे चलते हैं. एंड एट हाई टेम्परेचर इट इमिट्स ऑल रेडिएशन. यही बात जो मैंने आपको बताई है कि जब उसको हीट करेंगे क्या होगा, जितनी एब्जॉर्ब की है सारी की सारी वो बाहर निकाल देगी. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी. अच्छा, अब अगला सवाल पैदा होता है, इज सन अ ब्लैक बॉडी? क्या वो ब्लैक बॉडी है? यस, सन इज अ ब्लैक बॉडी. नजर तो हमें व्हाइट आता है, देन हाउ आई कैन से दैट इट इज अ ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी की जो डेफिनेशन है अभी मैंने आपको बताई है, इट इमिट ऑल द रेडिएशन. सन क्या करता है? इट इमिट ऑल द रेडिएशन. जितनी रेडिएशन है सारी वेवलेंथ वो हम तक भेज रहा है. और यही मैंने चीज लिखी है, एज सन गिव्स ऑल वेवलेंथ सो इट इज अ ब्लैक बॉडी. ब्लैक इज नॉट अ कलर बट एब्सेंस ऑफ रेडिएशन. दिस इज द ट्रू डेफिनेशन. कि ये नहीं है कि उसका रंग काला है, बेसिकली देयर इज एब्सेंस ऑफ रेडिएशन. जब कोई रेडिएशन नहीं निकलेगी तो हम कहेंगे दैट इज अ ब्लैक बॉडी. हाउ टू मेक अ ब्लैक बॉडी? ये आपके दिया भी हुआ है. और कंसिडर बॉडी हैविंग अ hollow cavity inside it. Radiation can enter or leave only through a hole. ये मैंने होल नहीं लिखा, through a hole inside cavity. अब आपको पता है कार्बन, ये जो राख होती है आपके, वो बिल्कुल काली कर देती है. जब आप उसे मले तो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है. कि उसी कार्बन को या सूट भी राख को कहते हैं, उसको लेकर अंदर उस कैविटी के अच्छी तरह मल दो, यानी वो पूरी तरह से ब्लैक हो जाए. एज कार्बन एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट, thus it inside is blackened with soot, then it will be a perfect absorber. Then basically, or to make it a perfect absorber. उसको सूट से उसको पूरे किए to make it a perfect absorber. Why hole appears black? होल काला क्यों नजर आता है? जो होल आपको मैंने कहा कैविटी के अंदर है वो काला क्यों नजर आता है? As all radiation that enters through the hole will be absorbed. जब कोई चीज निकलेगी तो हमें नजर आएगा ना. मुझे आप नजर क्यों आते हैं, मुझे कलर्स क्यों नजर आते हैं? क्योंकि रिफ्लेक्ट करते हैं, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. ग्रीन कलर मुझे क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि वो कलर रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आ रहा है. अब अगर कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं हो रही तो आप ऑब्वियसली आई विल सी नो कलर. इसी वजह से जो होल होगा इट विल लुक टोटली ब्लैक, इट विल अपीयर ब्लैक. अब क्या होगा, सारी की सारी जो रेडिएशन आ रही है, हुआ क्या है, ये बिल्कुल ये मैंने बनाई है रफ सी, आपकी बुक पे बहुत अच्छी फिगर बनी है. एक रेडिएशन अंदर गई है, इस वॉल से टकराई है, इसके बाद इधर से टकराई है, फिर इधर से टकराई है, इधर से अब खत्म हो गई है, एब्जॉर्ब हो गई है, यानी कोई भी वायर नहीं निकली. एंड नथिंग इज रिफ्लेक्टेड बैक. इसीलिए ये मैंने लिखा है इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड बैक. आगे आ जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ. मैंने इसको अलग-अलग पॉइंट्स में बताया कि सबसे पहले आप बुक में जिस तरह से शुरू किया जाता है, कभी भी वैसे अटेम्प्ट नहीं करते कि आपको ये लगे कि आपने बुक किताब लिख दी है. क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड लाइक अ क्वेश्चन. ठीक है, तो अब अगर आपको याद है तो मैंने लिखा है ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड रेडिएशन, किससे? ब्लैक बॉडी. क्यों? क्योंकि ब्लैक बॉडी सारी वेवलेंथ्स को निकालती है. मैं उसको स्टडी करना चाह रही हूँ. along y-axis यहाँ पे इंटेंसिटी है एंड वेवलेंथ along x-axis, ये इंटेंसिटी इज along y-axis. अब ये पहली ऑब्जर्वेशन है. मैंने अलग-अलग ग्राफ को बनाया है, मैंने इकट्ठा जो आपका बनाया हुआ है आपको बताने के लिए
कि एट एनी गिवन टेम्परेचर, सपोज ये 1000 के, सपोज एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर तो ये यूनिफॉर्मली होती तो क्या शक्ल होनी चाहिए थी? ऐसी होनी चाहिए थी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप देख सकते हैं कि इधर तक बढ़ रही है, फिर कम होना शुरू हो गई है और कंटिन्यूस है। यही चीज मैंने अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, ये इस ग्राफ से पता चलता है। फॉर अ गिवन टेम्परेचर इमिटेड एनर्जी हैज मैक्सिमम वैल्यू। आप देख सकते हैं कि इसका, ये मैंने इधर भी ड्रॉ किया है कि इधर इस टेम्परेचर के लिए इधर एक जगह बढ़ा है, यहाँ पे मैक्सिमम लैम्डा है, उसके बाद क्योंकि ये कम होना शुरू हो गया है, ठीक है, लैम्डा मैक्सिमम। इसका मतलब देखते हैं क्या है। Maximum value for certain wavelength lambda maximum such that lambda maximum into T is constant। इस टेम्परेचर के लिए भी यही है, 1000 के लिए भी, 1260 के लिए भी, यानी कि एक रूल बन गया है कि lambda maximum into T, not lambda maximum into T is constant। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है as temperature increases smaller lambda has more energy। आप देख सकते हैं कि इसका मैक्सिमम जो 1000 डिग्री पे था, इसका मैक्सिमम बाद में आया है, तो इसकी एनर्जी ये है। इसका मैक्सिमम जब टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो इसका मैक्सिमम ऊपर आया है, तो इसकी क्या हो गया? ऑब्वियसली आपकी एनर्जी, इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है और ये शॉर्टर वेवलेंथ, ये कम होगी वेवलेंथ। इसको ऊपर करके देखो, इसकी वेवलेंथ, इस वेवलेंथ के लिए ये मैक्सिमम आ रहा है और इसका इस वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम आ रहा है। मेरा ख्याल है अब ये अलग-अलग इसीलिए बनाया ताकि बिल्कुल हमें क्लियर हो जाए। और आप देख सकते हैं ये लैम्डा मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, जैसे PV इक्वल टू कांस्टेंट आप करते थे, कोई भी याद रखने के लिए निशानी रख लेते हैं। और ये जो कांस्टेंट, इसको वेन कांस्टेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू याद रखो कि अगर आपको याद है, ये वैल्यूज सारी कांस्टेंट्स की आपको याद होनी चाहिए। आप ये बिल्कुल चीज ना सोचें कि आपको वैल्यूज दी जाएंगी, ठीक है? ये इंटेंसिटी और इधर लैम्डा। फॉर ऑल वेवलेंथ इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज इंक्रीज इन एमिशन एनर्जी। जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, आपकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाएगी। रेडिएशन एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेवलेंथ टिल लैम्डा मैक्सिमम। अब इसका क्या मतलब है, ये आप देख सकते हैं, इसके लिए ये बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और यहां तक बढ़ता जा रहा है। इसके बाद क्या हुआ है, आप देख सकते हैं वो घटना शुरू हो गई। तो लैम्डा मैक्सिमम तक एक तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसी तरह बढ़ता जा रहा है, ठीक है, अनइवन बढ़ना है लेकिन वो बढ़ रहा है फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। आगे लास्ट पॉइंट आ जाते हैं, एरिया अंडर ईच कर्व रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी। ई टोटल एनर्जी, जितनी एनर्जी रेडिएट करते हैं, आपने याद रखना है ये क्या होती है रेडिएटेड, इसका यूनिट क्या है, पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर। एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर, ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये मैं इसको लिख सकती हूँ, एरिया इज इक्वल टू, आप लोग इसको समझने में गलती कर देते हैं कि एरिया क्या है, वो ये सारा, ये एरिया हमें क्या बताते हैं, टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर ओवर ऑल वेवलेंथ्स एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। वही बात है, हर एक के लिए अलग कर्व बनता है, इसलिए उन्होंने लिखा है। Also E is proportional to T to the power 4, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ये सिग्मा है, सिग्मा इज द स्टीफन कांस्टेंट एंड इट इज, इसके यूनिट्स अगेन ट्राई टू मेमोराइज ऑल द वैल्यूज। अब मैंने सारे ग्राफ्स को कंबाइन कर दिया है। मैंने क्या किया है, दिस इज फॉर 1000 के, दिस इज फॉर 12, मतलब क्या था, 40 था, जो भी था, 12, 60 के, और ये आप देख सकते हैं सबकी शेप एक जैसी है, लेकिन लैम्डा मैक्सिमम शिफ्ट होता जा रहा है। जिस तरह टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वो शिफ्ट होता जा रहा है, जो कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था। तो इसको समझने का यही तरीका है कि आप अलग-अलग हर पॉइंट के सामने फिगर बनाएं, बाद में कंबाइंड फिगर बनाएं। जब आपको समझ आ जाए तो फिर मैं नहीं समझती कि इसमें गलती है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।